आज पढ़ेंगे अपन फ्रिक्शन के बारे में समझेंगे। ठीक है जी। फ्रिक्शन क्या होता है पहले ये चीज़ के बारे में समझते हैं। तो फ्रिक्शन जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रह्मांड है अपने पास, उसमें कोई भी पिंड ऐसा नहीं है जो फ्रिक्शन के बिना हो। अगर कोई चीज़ चीखना है तो उस तुरंत अगर अगर अपन ऐसे गेंद को ऐसे लुढ़काते हैं तो क्या होता है जी, अगर चिकना सरफेस रहेगा तो तुरंत लुढ़क जाता है। अगर उसमें थोड़ा सा भी दाना दाना रहे या घर वो रहे तो उसमें क्या गेंद लुढ़कता है, कुछ दूर लुढ़केगा फिर वो बंद हो जाता है लुढ़कना। तो मतलब उसमें घर्षण है ना, तो इसी घर्षण को क्या बोलते हैं जी, इंग्लिश में फिर फ्रिक्शन बोलते हैं। तो ये क्या होता है, घर्षण क्या होता है, गति की हमेशा अपोजिट दिशा में लगता है। जैसे कि एक मान लीजिए ए वस्तु है, एक बॉक्स है या कुछ भी है मान लीजिए, ठीक है। अगर गति हमारी इस तरफ है, गति की दिशा इस तरफ है तो घर्षण इस तरफ लगेगा। ठीक है जी। ये कोई ऑब्जेक्ट हो जाएगा बोल दीजिए, ठीक है। तो घर्षण की दिशा इससे डिपेंड करती है। तो घर्षण की परिभाषित कैसे कर सकते हैं, जब एक पिंड दूसरे पिंड के ऊपर फिसलता है या फिसलने का प्रयास करता है तो उसके संपर्क तलों के मध्य एक बल कार्य करता है, तो पिंड की सापेक्ष गति को का विरोध करता है, सापेक्ष गति का विरोध करता है। इस गति के विरोध को ही घर्षण या घर्षण बल कहते हैं। ठीक है। परिभाषा भी आप लोग को राइटिंग में लिख के दिखा देता हूँ। जब एक पिंड दूसरे पिंड के ऊपर फिसलता है या फिसलने का प्रयास करता है तो उनके संपर्क तलों के मध्य एक बल कार्य करता है जो पिंडों की सापेक्ष गति का विरोध करता है। इस गति के विरोध बल को ही घर्षण या घर्षण बल कहते हैं। ठीक है जी। मतलब बोलने का मतलब है कि जैसे कि एक पिंड है और दूसरे पिंड के ऊपर फिसलने का प्रयास करेगी। मान लीजिए ये एक पिंड है, इसके ऊपर एक पिंड और रख दिए तो ये क्या करेंगे, आपस में फिसलने की प्रयास करेंगे। चाहे या इस तरफ फिसलेगी या तो यार इस तरफ फिसलेगी। अगर इस तरफ गति लग जाएगी तो इस तरफ घर्षण लग जाएगा। मतलब जस्ट अपोजिट रहते हैं, इक्वल एंड अपोजिट नेचर के रहते हैं घर्षण, यह बोल रहे हैं। ठीक है। तो इनके संपर्क तलों के मध्य एक बल कार्य करता है। ये देखिए एक संपर्क तल है, दोनों के मध्य में क्या है, एक संपर्क तल है। इनके मध्य में क्या कर रहा है, एक बल यहाँ पे कार्य कर रहा है। इस गति के कारण इस बल को कार्य कर रहा है, तो इसको गति के कारण इधर खींच रहा है, तो इसके इस कारण ये इस तरफ जा रहा है घर्षण। ठीक है। तो जो पिंडों के सापेक्ष गति का विरोध करता है, इसकी गति का विरोध करेगा, वो गति के विरोध को ही घर्षण या घर्षण बल कहते हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा हमेशा। ठीक है जी। अब स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे अपन। ठीक है जी। फिर अपन आगे पढ़ते हैं स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। तो स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन होता क्या है इसके बारे में अब समझते हैं।
हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? स्थैतिक और गतिज घर्षण, स्थैतिक और गतिज घर्षण बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये दोनों के बारे में समझेंगे अपन। तो जैसे कि देखिए, यह क्या है, एक पिंड है मान लीजिए, और इसके संपर्क तलों के मध्य एक बल कार्य कर रहा है, और इसको एक हुक से अपन कनेक्ट कर रहे हैं। और इसमें एक लोड इसका W कार्य भी करेगा, ऊपर की ओर एक फोर्स कार्य करेगा R, इसके अपोजिट नेचर पे एक फोर्स है यहाँ पे F कार्य करेगा, इसको C कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे जो वेट लग रहा है। ठीक है जी। और एक बल यहाँ पे कार्य करेगा F S करके। ठीक है जी। ये ऑब्जेक्ट को अपन A मान लिए। ठीक है। तो स्थैतिज एवं गतिज घर्षण को परिभाषित करते हैं। जब एक पिंड को दूसरे पिंड के ऊपर फिसल चलने या का प्रयास करता है तो फिर भी वह पहला पिंड विरामावस्था में रह जाता है। दोनों पिंडों के मध्य तनों की मध्य कार्य करने वाले को घर्षण स्थैतिज घर्षण कहते हैं। देखिए, बोलने का मतलब है कि जैसे कि एक पिंड है, ये देखिए अपने पास दो पेन है, अगर मैं इसको स्थिर रख देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको फिसलने की कोशिश करता हूँ तो ये तो फिसलेगा, लेकिन ये क्या रहेगा, एक पेन स्थिर रहेगा। तो ये जो फिसलने का, ये क्या हो गया, स्थितिज घर्षण हो गया, ये क्या हो जाएगा, गतिज घर्षण हो जाएगा। ये चीज़ बोलने की कोशिश कर रहा है डायग्राम के थ्रू अपने को। ठीक है जी। तो परिभाषा क्या हो जाएगा इसका, स्थैतिज घर्षण का, जब एक पिंड को दूसरे पिंड पर चलाने का प्रयास किया जाता है, फिर भी पहला पिंड विराम अवस्था में रहता है, तो दोनों पिंडों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को स्थैतिज घर्षण कहते हैं। स्थैतिक ठीक है जी, स्थैतिक घर्षण कहते हैं। इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, यहाँ लिख दीजिएगा। अब आता है कैनेटिक घर्षण। कैनेटिक घर्षण होता क्या है, अब इसके बारे में समझेंगे अपन। ठीक है जी। जब एक पिंड को दूसरे पिंड के ऊपर चलाया जाता है तो दोनों पिंडों के मध्य संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को गतिज घर्षण कहते हैं। ठीक है जी। जब एक पिंड दूसरे पिंड के ऊपर चलता है तो दोनों पिंडों के संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले
घर्षण को गतिज घर्षण कहते हैं। बोलने का मतलब है जैसे कि देखिए एक पिंड है और एक स्थिर यहाँ पे है, तो अगर दोनों को चलाने का प्रयास करें तो दोनों एक दूसरे पे चलने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं, दूसरा पिंड के ऊपर चलने का प्रयास करता है, पहला पिंड दूसरे पिंड के ऊपर चलने का प्रयास करेगा। बोलने का मतलब है कि ऐसे एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए और ये दोनों को ऐसे चलाइए इस पर, तो क्या होगा, ये पहले पिंड पे ये पिंड क्या हो रही है, ऐसे गति की ओर चलने के प्रयास करेगा। तो यही जो चलने का प्रयास करता है इसी चीज़ को कहते हैं अपन काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है जी, इसी को बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। अब आता है हमारे पास बात आता है सीमांत घर्षण और गतिज घर्षण में क्या डिफरेंस होता है, तो इसके बारे में देखेंगे अपन। एक कर्व के थ्रू इसको समझ सकते हैं जी। सीमांत घर्षण और गतिज घर्षण, बाह्य बल और घर्षण बल के मध्य ग्राफ देखते हैं अपन पहले। इसको घर्षण बल बोलते हैं, इसको सीमांत घर्षण बोलते हैं। इसको बोलते हैं गतिज घर्षण बोलते हैं। ये हो जाएगा बाह्य घर्षण। देखिए अब इसमें होता क्या है जी अपने पास, तो जब एक पिंड को दूसरे पिंड के ऊपर चलाने का प्रयास किया जाता है और पहला पिंड ठीक चलने को तैयार होता है, तो इस स्थिति को समान संतुलन की स्थिति कहते हैं। जिसे समान संतुलन की स्थिति पे कार्य करने वाले घर्षण को सीमांत घर्षण या लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। सीमांत घर्षण का मान अधिकतम होता है, मतलब जो स्टार्टिंग में इसको चलाने का प्रयास करते हैं इसी को क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण बोलते हैं, बोल रहे हैं। ठीक है जी। फिर हम आगे देखते हैं लॉ ऑफ फ्रिक्शन। लॉ ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, तो देखिए घर्षण सदैव गति का विरोध करता है, इसकी दिशा सदैव गति की विपरीत होती है, पहला हो जाएगा। घर्षण सदैव गति का विरोध करता है और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा की विपरीत होती है। दूसरा होता है सीमांत घर्षण संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। सीमांत घर्षण जो रहता है वो किसकी प्रकृति पर निर्भर करता है जी, तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। देखिए सीमांत घर्षण तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है, मतलब बोलने का मतलब है ऐसे खुरदुरा रहेगा, तो यहाँ पे कोई अगर बॉल को ऐसे फेंकेंगे तो क्या होगा, कुछ दूर में जाके रुक जाएगा। अगर इस बॉल को अगर चिकने सरफेस पे फेंकेंगे तो ये क्या होगा, बहुत दूर तक जाएगा। तो क्या होगा, डिस्टेंस दूरी तक ट्रैवल कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, तलों की प्रकृति पर भी तो निर्भर कर रहा है ना सीमांत घर्षण। तो अब तीसरा आ जाएगा इसमें सीमांत घर्षण संपर्क तलों के क्षेत्रफल आकृति पर निर्भर नहीं करता है। यदि
अभिलंब की अभिक्रिया फिर नियत रहती है। तीसरा हो जाएगा सीमान घर्षण संपर्क तलों के क्षेत्रफल या आकृति पर निर्भर नहीं करता है। यदि अभिलंब अभिक्रिया नियत रहती है, नियत हो। और चौथा हो जाता है सीमांत घर्षण एफ एस का मान अभिलंब प्रतिक्रिया आहार के अनुक्रमानुपाती होती है। एफ एस के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है जी, सीमांत घर्षण एफ एस हो गया और अभिलंब प्रतिक्रिया आहार हो जाएगा, तो इसकी क्या है, अनुक्रमानुपाती होती है। अगर इसको और फर्दर आगे देखें तो एफ एस इक्वल बोल सकते हैं म्यू एस अपॉन आर हो सकता है, जहाँ म्यू एस क्या है जी, एक नियतांक है। जिसे स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, स्थैतिक गुणांक कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे गति के नियम। गति के नियम क्या क्या है, गति घर्षण के नियम के बारे में पढ़। अब आगे पढ़ेंगे अपन गति घर्षण के नियम के बारे में पढ़ेंगे। अपन पहले लॉ ऑफ फ्रिक्शन देख लिए, अब देखेंगे गति घर्षण के नियम। ठीक है जी, इसको और आगे देख सकते हैं तो क्या हो जाएगी, एफ एस अपान आर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं स्थैतिक गुणांक घर्षण बोलते हैं। ये आपको सॉल्व करेंगे तब मिलेगा कहीं पे। ठीक है, अब गति घर्षण के नियम देख लेते हैं। घर्षण के नियम, गति घर्षण के नियम देखेंगे तो पहला क्या होता है, गति घर्षण सदैव गति की दिशा के विपरीत कार्य करती है। गतिज घर्षण सदैव जो रहती है गति के दिशा के विपरीत कार्य करती है। विपरीत कार्य करती है मतलब गतिज घर्षण सदैव गति की दिशा पर विपरीत कार्य करती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक फोर्स लगा हुआ है, अब इसके विपरीत में गति कार्य कर रहे हैं तो गति की गतिज घर्षण इसके विपरीत में कार्य करेगी। दूसरा हो जाएगा गतिज घर्षण संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करती है। गतिज घर्षण संपर्क तलों के प्रकृति निर्भर करती है। संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर कर दिया। तीसरा फिर हो जाएगा गतिज घर्षण संपर्क तलों के क्षेत्रफल या आकृति पर निर्भर नहीं करती है। घर्षण संपर्क तलों या आकृति पर निर्भर नहीं करती है। फिर चौथा हो जाएगा गतिज घर्षण एफ के का मान अभिलंब
प्रतिक्रिया आर के अनुक्रमानुपाती होती है। पाती होती है, अर्थात एफ के उसमें एफ एस वो क्या था, गति के नियम में था। एक क्या है, ये लॉ ऑफ फ्रिक्शन था। ये क्या है, गति घर्षण का नियम है। तो एफ के अनुक्रमानुपाती आर होती है। तो सेम इसको आगे और फर्दर करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, एफ के इक्वल हो जाएगा म्यू के, फिर आर यहाँ पे आ जाएगा तो म्यू के निकालना है अपने को, तो क्या हो जाएगा, एफ के अपन आर हो जाएगा। और अगर आगे देखेंगे तो एफ एस की वैल्यू बड़ी होती है किससे, एफ के से, मतलब घर्षण जो है उसकी वैल्यू बड़ी होती है गतिज घर्षण से, ये बोल सकते हैं। तो अपन म्यू एस की भी वैल्यू बड़ी होगी म्यू के से, ये भी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते जी। अब इसके मात्रक के बारे में पढ़ेंगे क्या। फिर आगे देखेंगे अपन किसकी मान ज़्यादा होती है किसकी मान कम होती है। जैसे कि तो लकड़ी के कांच जो शुल्क है उसका म्यू एस की मान होती है 0.46 और म्यू की मान होती है 0.42 होती है। ठीक है जी, इसको एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेबल के रूप में। अब अपन एक उदाहरण लेते हैं वो एग्जाम्पल के थ्रू, और कुछ ज़्यादा समझ आएगा हमें। खुरदुरे 36 तल पर 2 किलोग्राम खुरदुरे 36 तल पर 2 kg द्रव्यमान की वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग दिया जाता है, तो घर्षण गुणांक 0.2 है। कितनी दूरी तय करने के पश्चात वस्तु रुक जाएगी। जी का मान होता है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो अपने को क्या दिया है, 36 घर्षण में द्रव्यमान दिया है। यहाँ देखिए द्रव्यमान एम की वैल्यू क्या दिया है, कितना 2 kg दिया है, और 10 मीटर प्रति सेकंड वेग, तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने को 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, और जी की वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकंड दिया है। ठीक है जी, और फ्रिक्शन दिया है, गतिज गुणांक कितना दिया है, गतिज गुणांक अपना क्या है, म्यू की वैल्यू दिया है 0.2 दिया है। तो अपना फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए पी इक्वल म्यू आर होता है जी। तो म्यू, और आगे इसको आर को क्या रिफाइन कर सकते हैं, म्यू एम जी बोल सकते हैं। अब म्यू की वैल्यू 0.2 है, एम की वैल्यू कितनी है जी अपने पास 2 है, और जी की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 20 हो जाएगा। 20 0.2, तो नीचे में इसको 10 कर देंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये पॉइंट हट गया तो 4 आएगा जी। 4 किस में आएगा, और फोर्स की यूनिट क्या होती है जी, न्यूटन होती है। फिर आगे देखते हैं। ठीक है, अब अपन को एक्सीलरेशन ए इक्वल क्या होता है, एफ इंटू एम एम होता है, तो 4/2 कर सकते हैं, एम की वैल्यू 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, और इसकी मीटर पर सेकंड आ जाएगा एक्सीलरेशन इसका। अब अपने को पता है न्यूटन के सेकंड लॉ लगाएंगे, तो म्यू स्क्वायर इक्वल क्या होता है, म्यू स्क्वायर माइनस 2 ए एस होता है।
तो अब इसकी वैल्यू तो जीरो है, जीरो रख देते हैं। इसकी वैल्यू होती है 10, 10 की स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू एस हो जाएगा। तो एस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 10 इंटू 10 अपान 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ 2 बचेगा, फिर यहाँ से 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। तो एस इक्वल क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब मीटर में आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है जी। अब घर्षण का कारण समझते हैं। कैसे सब घर्षण के बारे में समझेंगे अब अपन। अब कैसे सब घर्षण देखिए कि जैसे कि एक ऐसा एक कोई सरफेस है मान लीजिए। अब इस सरफेस के नीचे भी एक सरफेस लगा रहता है ऐसे। ठीक है, ये अंतर्गथन बोलते हैं इसको। ऐसे डायग्राम को क्या बोलते हैं अंतर्गथन बोलते हैं, याद रखिएगा। अब इसमें होता क्या है, संसार में ऐसा कोई भी सतह नहीं है जो पूर्ण चिकना हो। प्रत्येक वस्तु पर आणविक अधिनियम होती है। इस स्थूल स्तर पर सतह चिकनी प्रतीत होती है, किंतु सूक्ष्म स्तर पर चोटिली और घाटियाँ रिजिड या वैली की प्रतीत होती है। मतलब अब अगर अपन पेन को ही देखेंगे तो ये अपन आँख से तो चिकना दिख रहा है, लेकिन अगर अपन इसको दूरबीन लगा के देखेंगे तो क्या इसमें खुरदुरा नहीं दिखेगा जी। तो वही चीज़ को बोल रहा है कैंसेस ऑफ फ्रिक्शन में। ठीक है, रिजिड या वैली नजर आता है बोल के। खुरदुरी सतह पर इस इनके आकार बड़े या संख्या अधिक होती है। जब एक सतह दूसरी सतह के संपर्क में आती है तो आणविक अधिनियम के कारण अंतर्गत इंटरलॉकिंग हो जाता है। इसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग। यहाँ पे जब एक पिंड के ऊपर दूसरे पिंड को चलाने का प्रयास किया जाता है तो इंटरलॉकिंग के कारण गति का विरोधी बल कार्य करने लगता है, जिसे घर्षण बल कहते हैं। अतः सतहों पर पालिश किया जाता है तो खुरदुरापन कम हो जाता है, अतः घर्षण बल भी घट जाता है। आधुनिक मत के अनुसार घर्षण का कारण दो सतहों के संपर्क बिंदुओं पर अणुओं के बीच लगने वाला असमंजक एडिशिव फोर्स होता है। ठीक है, जब दो सतह एक दूसरे से संपर्क में आता है तो उसे आणविक विषमता के कारण संपर्क में वास्तविक क्षेत्र या संपर्क के आभासी क्षेत्र के बहुत ही कम होता है। संपर्क बिंदुओं पर दोनों सतह पर आणविक अधिक निकट आ जाती है। ठीक है जी। अपन अब इसमें ये चीज़ तो आपको पता ही है कि सूक्ष्म नज़र से देखेंगे तो ये तो होता ही है। अब अपन एडेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स होता क्या है इसके बारे में समझेंगे। तो पहले देखते हैं एडेसिव फोर्स होता क्या है। तो एडेसिव फोर्स होता क्या है जी, देखिए घर्षण के कारण दो संपर्क बिंदुओं पर अणुओं के बीच लगने वाला असमंजक बल ही एडेसिव कहलाता है। ठीक है, घर्षण का कारण दो सतहों के संपर्क बिंदुओं पर अणुओं के बीच लगने वाला असमंजक या
एडहेसिव फोर्स कहलाता है। दूसरा होता है देखो कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को समंजक बल कहते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले को ससंजक बल या कोहेसिव फोर्स कहते हैं। कोहेसिव फोर्स कहते हैं, ठीक है जी। अपना ये फोर साइज का पेपर है यार, इधर उधर हो जाता है, इसके लिए सॉरी आप लोगों को, ठीक है। फिर आगे देखेंगे अपन अगला टॉपिक होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में समझेंगे। मैं इसका पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर समझाता हूँ जी आप लोग को, ठीक है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जी। एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, तो देखिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख देते हैं अपन, टेन टेन। अब इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में कुछ फोर्सेस लगना चालू करा देते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट का वेट तो नीचे आएगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण W हो जाएगा। अब इस फोर्स को अपन अगर एक तल पे रख के यहाँ से खींचेंगे तो एक फोर्स F हो जाएगा, रिएक्शन R हो जाता है। इस पॉइंट को अपन A मान लेते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट के रेफरेंस में एक बिंदु अपन ड्रॉ कर देते हैं जी, ठीक है। इसको बी फोर देते हैं, जो रिएक्शन अपोजिट नेचर, इसको बोलते हैं VS बोलते हैं, फ्रिक्शन ही बोलते हैं ना। इसको C पॉइंट बोल देते हैं, यहाँ से जो यहाँ तक बना रहा है उसको डेल्टा बोल देते हैं, इस केंद्र को O मान देते हैं, ठीक है जी। तो देखिए गुटका का भाग W ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लटक रहा है ना। तल की अभिलंब प्रतिक्रिया क्या है, R है, ये भी है। क्षैतिज बल का क्षैतिज बल F है, ये भी है अपने पास, ठीक है। सीमांत बल Fs और बाह्य बल F के विपरीत कार्य कर रहे हैं। सीमांत बल Fs और क्षैतिज बल F के विपरीत कार्य इक्वल एंड अपोजिट नेचर है, ठीक है जी। तो अब देखिए सीमांत घर्षण अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणाम अभिलंब प्रतिक्रिया के कोण पर बनता है, तो इसे घर्षण कोण कहते हैं। ये चीज़ आप कंठस्थ कर लीजिएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन में, ठीक है। सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया का परमाणु अभिलंब प्रतिक्रिया से जो कोण बनता है उसे
घर्षण कोण कहते हैं। इसे लेम्डा से प्रेजेंट करते हैं। इसे लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए समांतर चतुर्भुज के नियम पे अगर देखे जाए, समांतर चतुर्भुज का नियम क्या हो जाएगा, ओ ए सी बी हो जाएगा, ओ ए सी बी हो जाएगा, को पूरा करता है। तो विकर्ण क्या हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा इसमें विकर्ण, और दोनों बल हो जाए, दो बल एफ एस और एफ दो एफ एस और ए आर, दो बल हो जाएंगे परिणाम पर है जो एफ एस और आर, एक बल ए आर हो जाएगा, एफ एस सीमांत घर्षण वाला हो जाएगा जो का परिणाम हो जाएगा। ठीक है जी। तब यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, समांतर चतुर्भुज ओ ए बी, ओ ए सी बी ना, को पूरा करो तब विकर्ण ओ सी इन दोनों बलों एफ एस व आर का परिणामी होगा। ठीक है। तो घर्षण कोण को परिभाषित करते हैं किससे जी, घर्षण कोण इक्वल होता है ए ओ सी इक्वल लेमडा ए होता है। अब समकोण त्रिभुज से लेंगे, ओ ए सी से, तब क्या हो जाएगा जी हमारा, टेन लेमडा इक्वल हो जाएगा ए सी अपान ओ ए हो जाएगा, ओ बी और ओ सी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा ना जी। फिर इसके बाद अपना टेन लेमडा इक्वल हो जाएगा एफ एस अपान आर हो जाएगा। तब अपन म्यू इक्वल क्या जानते हैं, एफ एस अपान आर, जो पुष्प अभी जस्ट पहले निकाल के बताया था। अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए एफ आर से, तो टेन थीटा इक्वल क्या आ जाएगा जी, टेन लेमडा इक्वल म्यू एस आ जाएगा क्या। तो यही अपना समीकरण हो जाएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन का। तो बोल सकते हैं स्थितिज घर्षण गुणांक घर्षण कोण के स्पर्शिया के बराबर होता है। देखिए स्थितिज घर्षण गुणांक स्पर्शिया के बराबर है, स्थैतिक घर्षण गुणांक घर्षण कोण की स्पर्शिया के बराबर होता है। अब अपन पर समझेंगे विरामाकोण। ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर बाकी कल पढ़ेंगे अपन।